हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्कूल आइकन प्रेप पब्लिक स्कूल पे। आज क्लास 7 का सिविक्स का डेमोक्रेसी चैप्टर शुरू हो रहा है, जहां पे हम डेमोक्रेसी के बारे में विभिन्न पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। जहां पे पहला पॉइंट्स आता है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी फिर ओरिजिन पता करेंगे, फिर उसका ग्रोथ पता करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तो कहता है डेमोक्रेसी जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसको हिंदी में तो वैसे लोकतंत्र बोलते हैं, जैसे लोकतंत्र बोलते हैं मतलब लोगों का शासन, नहीं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ओनली टू वर्ड्स डेमोस और कार्टोस से मिलके बना हुआ है। जहाँ डेमोस का मतलब होता है पीपुल्स, कार्टोस का मतलब होता है रूल्स यानी कि गवर्नमेंट्स, यानी कि टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस पीपुल्स एंड कार्टोस का मतलब रूल। अब इसकी जो शुरुआत है, ओरिजिन है, इतिहास में बताया जाता है ना मिडिल 5th एंड 4th सेंचुरी बीसी के मध्य में इसका स्टार्ट हुआ था। ग्रीस एंड वज्जी रिपब्लिक जो प्रेजेंट डे बिहार अपना वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ इसका बताया जाता है। अब कहता है कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे एज ए, तो इसको अभी जो डिफाइन करेंगे, डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव एन इक्वल शेयर ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल पावर। अब कहता है कि इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी जो है एक राजनीतिक संस्था है जहाँ पे समाज के विभिन्न वर्गों के जो लोग होते हैं, समूह है, वो सब मिलके अपना पूरा पावर लगा के एक राजनीतिक संस्था का निर्माण करते हैं। या इसको अदर मॉडर्न डे सेंस में क्या बोलेंगे, मॉडर्न डे में बोल सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर्मल इक्वलिटी इज एन द राइट टू वोट। जैसे कि अभी हम लोग कैसे कोई संस्था को निर्माण करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वोट करते हैं। So the history of the empowering people and giving them right in the political unity 17th century to present day। कहने का तात्पर्य ये है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में समानता, राइट टू वोट, सभी लोगों को राइट टू वोट जो है, इससे लोगों में एक एम्पावरिंग जागरूकता की भावना प्रबल होती है और जिससे एक पॉलिटिकल संस्था का निर्माण होती है जो आज तक कायम है, 17 सेंचुरी से लेके आज तक प्रेजेंट डे तक। इसका एक सटीक वर्णन, इसका एक सटीक परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो कि प्रेसिडेंट्स थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, यानी कि ये तीनों चीज मिलके, मतलब हर चीज डेमोक्रेसी में एक आम नागरिक का ही होगा, सब कुछ पूरा जो पावर होगा वो आम आदमी के हाथ में होगा। तो उसी से एक सटीक डिफिनीशन हम लोग निकालते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। कहने का तात्पर्य है कि डेमोक्रेसी सरकार का एक भाग है जहाँ पे सरकार चलाने में डायरेक्टली लोग भाग लेते हैं। डायरेक्टली क्या लेते हैं, लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मेनली डेमोक्रेसी का आपका डिफिनीशन हो गया। आप इसको याद कर ले, VBI भी है और ये भी VBI है, जो इनका स्टेटमेंट था ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। नहीं तो इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 5th एंड 4th सेंचुरी के बीच में। ओरिजिन क्या था, वो जगह क्या था, तो ग्रीस और वज्जी रिपब्लिक जो अपना बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मेन डिफिनीशन ये हो गया, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद क्या होता है, एक टॉपिक है लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे है कि सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा है, कल्चरल सिग्निफिकेंट ज़्यादा है कुछ देशों में वहाँ के डेमोक्रेसी, जैसे कि एंशिएंट रोम हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया। तो इस सारे देशों में कल्चरल सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। इस सारे देशों को मिला के ही बोलते हैं, उस समय जो सरकारें थी उसको बोलते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है कि लोगों का मन जो है इस लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उभरने लगता है, आगे की ओर सोचने लगता है। तो एक नया वर्ड आता है रिनेजेंस। क्या आता है, रेनिजेंस। कहता है 14th सेंचुरी में, कहता है 14th सेंचुरी में पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिकल पावर, पॉलिटिकल्स और इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो धीरे धीरे 14th सेंचुरी में क्या हुआ,
हास होने लगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रैंक लोग थे, बड़े बड़े नोबिलिटी लोग थे, बहुत सारा अधिकार उन लोगों के पास हुआ करता था। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, और उस नेशनलिज्म फीलिंग के कारण इस वर्ड का जन्म हुआ, रेनेजेंस, 14th सेंचुरी के बाद। मतलब कि जो पुरानी प्रथाएं थी, ओल्ड चीज थी, उसको नए तरीके से चेंज करना, रिफॉर्मेशन इन द ओल्ड आइडियाज, यानी पुराने तौर तरीकों को बदल के इसका नया डेवलप करना, या फिर और द इमरजेंस ऑफ न्यू आइडियाज, इसी को बोलते हैं रेनेजेंस। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होगा रेनेजेंस के बाद, कि जो ब्रिटेन ने क्या किया, स्पेन को कैसे हराया, उसके बाद फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी का निर्माण किया, वो देखेंगे। उसके बाद अमेरिका और फ्रेंच के बारे में देखेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पॉइंट को अच्छे से, अब्राहम लिंकन की बात को अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा, इस डेफिनेशन को याद रखेगा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और प्रेजेंट डे में, अभी जो मॉडर्न डे में जो चल रहा है, सिंपल सी बात है एक वर्ड में, कि राइट टू वोट, यानी हमारे द्वारा चुन के भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव जो कि गवर्नमेंट को चलाता है, तभी हम उसको रिपब्लिक बोल सकते हैं, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिपब्लिक। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी शुरू करने से पहले, जैसे रेजिमेंट्स में आपको बताया गया था कि 14th सेंचुरी आते आते तक, 14th सेंचुरी आते आते तक क्या हुआ था उस समय, कि जो भी नोबिलिटी क्लास के लोग थे, उनको हटा के नया डेमोक्रेट फॉर्म तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। नए पुराने चीज़ों, पुराने कल्चरल चीज़ों को हटा के नई चीज़ को लाना ही रेजिडेंस कहलाता था। तो उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक पॉइंट्स आता है, जहाँ पे इंग्लैंड क्या करता है, स्पेन को 1588 में हरा देता है, 1588 में हरा देता है। उसके बाद लोगों के मन में एक स्पिरिट की भावना प्रबल होती है, जैसे एज ए नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और उस समय क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में टोटल 3 लॉ पास किए जाते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में टोटल 3 लॉज पास किए जाते हैं। फर्स्ट लॉ था विल ऑफ राइट 1689, दूसरा था हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679, एंड थर्ड था म्यूटिनी एक्ट 1689। पहला जो था वो नागरिकों के अधिकारों से था, पहला जो था नागरिकों अधिकारों से था। दूसरा जो था हैबियस कॉर्पस एक्ट जो था, ये था कि अगर कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको मौका दिया जाता था अपने को गिरफ्तारी से निकलने का अगेंस्ट। और उस म्यूटिनी एक्ट, ये सेना से, आर्मी से रिलेटेड एक्ट था। तो ये था, तो उस समय इसको आप फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद, उसके कुछ ही दिन के बाद अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हुई। अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू हुई 1775 to 83 AD में। और उसके बाद जब वो लड़ाई जीत गई, जब वो लड़ाई जीत लिया गया, तो सबसे पहला लिखित संविधान बनाया गया, फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, भारत का भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसका जो बना वो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अमेरिका का जो बना वो सबसे पुराना, और इंडिया का कहलाएगा सबसे लंबा। तो फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछे तो अमेरिका, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो भी अमेरिका नहीं। और इसको अभी प्रेजेंट में दिस इज द मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज के डेट में सभी डेमोक्रेसी की माँ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये था। उसके बाद है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। उस समय भी छोटे छोटे लोगों पे, नोबिलिटी वाले लोग छोटे छोटे लोगों पे अपना राज करते थे, तो उस समय भी नेशनलिज्म की भावना आई। तो 1789 में उसका भी विरोध जोर शोर से हुआ। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो अच्छे से फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और जानकारी दी जाएगी। तो वहाँ पे लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए क्या हुआ, अपने अधिकारों के लिए जोर शोर से नेशनलिज्म की भावना आगे बढ़ी, और इस कारण से वहाँ भी एक डेमोक्रेसी आया, जो बाद में 19वीं और 20वीं शताब्दी में, 19वीं और 20वीं शताब्दी में मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाया उस समय, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। अब देखिए, ये सब हम चीज़ डेमोक्रेसी में डिस्कस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में डिस्कस कर रहे हैं। मेन प्रिंसिपल ऑफ, अगला टॉपिक है अपना मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की इसके बीच में क्या 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 इसका प्रिंसिपल है। तो पहला है ऑल सिटीजन्स बिल्ड द पावर टू गवर्न थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड हैव इक्वल एक्सेस टू पावर। कहता है कि जितने भी नागरिक हैं,
सरकार में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं ताकि सभी को समान अवसर मिले। जैसे कि हम लोग अपना वोट देते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाता है और हमारे लिए वहाँ क्या बनाता है, लॉज बनाता है। तो ये था। दूसरा पॉइंट है ऑल सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम एंड लिबर्टी। जितने भी नागरिक है, डेमोक्रेसी का ये गुण है, जितने भी नागरिक है उसको स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिले, लिबर्टी, जहाँ वो जाना चाहे, जो करना चाहे, ये सारे चीज़ों का अधिकार मिले। तो यही है लिबर्टीज। उसके बाद एक टर्म है मेजोरिटी रूल। ये क्या होता है मेजोरिटी? मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं जिसके पास बहुमत हो, जिसके पास सबसे जीत वाली संख्या हो। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लें तो पिछले साल जो अपने यहाँ इलेक्शन हुआ था तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी रूल पावर किसके पास आया? बीजेपी के पास आया। यानी कि बहुमत का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए या पावर को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा जीता हुआ आंकड़ा किसके पास होता है? उसी को बोलते हैं मेजोरिटी रूल। क्या बोलते हैं? मेजोरिटी रूल। एग्जाम्पल में अपना बीजेपी है। तो ये है द मेजोरिटी रूल इज ऑफन डिस्क्राइब एज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कभी क्वेश्चंस में पूछ दे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है तो उस समय आप क्या लिखिएगा? मेजोरिटी रूल। क्या लिखिएगा? मेजोरिटी रूल को आप इंगित कीजिएगा। क्या लिखिएगा? मेजोरिटी रूल। तो आप अच्छे से मेजोरिटी रूल को समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि अगर डेमोक्रेसी होती है, अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, अब अपने राजनीतिक क्षमताओं को एक जगह से दूसरे जगह तक अपना फैलाव, अपने संस्था को बढ़ा सकते हैं। जैसे आज मेरा अगर पॉलिटिकल कैरियर समस्तीपुर में संस्था है तो समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर बना लें, दरभंगा बना, मतलब उसका फैलाव करना, एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको बोलने की स्वतंत्रता होती है। आप किसी के साथ आपका तालमेल हो सकता है, किसी के साथ आपका तालमेल नहीं हो सकता। आप कोई भी चीज़ बोलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। आप कोई भी चीज़ बोलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जैसे कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ भी होता है क्या? मीडिया नहीं होता है, तो यहाँ पे भी बोल रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये सब कुछ मुख्य प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के 5 नंबर में पूछा जाता है। अब है लास्ट में प्रिम्बुल। वैसे तो इस टॉपिक में प्रिम्बुल का चर्चा 9 के बराबर है, फिर भी मैंने कर दिया है। प्रिम्बुल में यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रस्तावना। इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भाग भी नहीं है। ए प्रिम्बुल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान का भाग नहीं है, बट इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड। लेकिन वो वैसी आधारशिला है जिसपे हमारा संविधान क्या है? खड़ा है। तो शॉर्टकट था, थोड़ा सा टॉपिक था, तो मैंने इसका चर्चा कर दिया। इसी प्रिम्बल्स में लिखा हुआ है कि अपना जो देश है इंडिया इज टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। ठीक है, तो ये था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके लिए हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। अगर इस पार्ट में अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो मैं उसको अगले पार्ट्स में कवर कर दूंगा। फिलहाल मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं छूटा है, तो ये सिर्फ याद रखिएगा। फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी अगर पूछे तो ब्रिटेन होगा, और मदर डेमोक्रेसी पूछे और तो वहाँ पे अमेरिका मारिएगा। और उसके बाद फर्स्ट रिटर्न पूछे और पुराना पूछे तो भी अमेरिका होगा। और मेन प्रिंसिपल में इतना पॉइंट्स हमने आपको दे दिया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बहुत जल्द सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।